अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाउड अकाउंटिंग को। बड़ी मिसकंसेप्शन है इस टर्म को लेके कि क्लाउड अकाउंटिंग क्या होती है। क्लाउड अकाउंटिंग को एक्चुअली हम ऑनलाइन अकाउंटिंग कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि ऑनलाइन अकाउंटिंग क्या है या किस तरह ये ऑपरेट करती है, मैं आपको ये बता दूं कि हम पास्ट में किस तरह अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे थे, प्रेजेंट में और फ्यूचर में किस तरह परफॉर्म होगी। ये मैं आपको ज़रा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। देखिए, पास्ट में जितने लेजर्स थे या डाटा था वो मैनुअली मेंटेन होता था, उसका एनालिसिस भी मैनुअली होता था और उसकी रिपोर्टिंग भी मैनुअली होती थी। ये रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे और लोग मैनुअली काम करते थे। बट जिस तरह टेक्नोलॉजी एडवांस हुई उसी तरीके से लोगों ने काम करने के तरीके को बेहतर से बेहतर किया और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बेहतर हुई। हमारे पास एक्सेल की बहुत बड़ी मिसाल है जिसमें हम अपने डाटा को एंटर करते हैं, उसमें उसको मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं और फाइनली हम उसमें रिपोर्टिंग के टास्क भी परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आज मार्केट में आप काफ़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स देखते होंगे, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कंपनीज यूज़ करती हैं अपने डाटे को एंटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, जो नाम आप देना चाहें। तो इस तरह हमारी टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है और हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी एक्चुअली हम जब ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि क्लाउड अकाउंटिंग क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताना होगा आपको कि एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर ये मैं आपको बताने में कामयाब हो गया और आप ये समझ गए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी ये टर्म समझना कि ऑनलाइन अकाउंटिंग है क्या। तो ये बताने से पहले कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। छोटा सा एक क्वेश्चन है, डू यू नो कि आप डेली लाइफ में क्लाउड कंप्यूटिंग का कितना यूज़ कर रहे होते हैं? ज़रा सोचिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपके मोबाइल में या पहले आपके पास डेस्कटॉप्स होते थे, आप अपनी फाइल्स को स्टोर करते थे अपने कंप्यूटर में, और इसी तरीके से आपने अपने बॉस को या किसी एम्प्लॉई को या किसी फ्रेंड को कोई ना कोई ईमेल की होगी। ये ऑनलाइन कंप्यूटिंग की तरह से की ज़रिए से हो रहा होता है। किस तरह ज़रिए से हो रहा होता है? आप थर्ड पार्टी सर्विसेज ले रहे होते हो, स्टोरेज उसकी होती है, जस्ट आपको एक इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है और अपनी आप जो फाइल्स हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हो, उसकी स्पेस लेके अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हो। ऑनलाइन गेमिंग, आप ऑनलाइन गेमिंग आपने खेली होगी, याद है आपको? मोबाइल पे या टैबलेट पे या कंप्यूटर पे आप क्या करते थे? आप सिंपल, एक आपके पास इंटरनेट मौजूद होता है, आप उस इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो और ये सर्विस थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो। इसी तरीके से जो आपका डाटा है, चाहे वो वीडियोज़ हों, चाहे वो पिक्चर्स हों, चाहे वो फाइल्स हों, आपके ऑफिस का डाटा हो, आप स्टोरेज के लिए थर्ड पार्टी की सर्विसेज हर रोज़ यूज़ करते हैं। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें सबसे इसका जो मेन फीचर है वो है स्टोरेज। अच्छा, बाज़ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरेज के बढ़ के काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देती हैं। वो कैसे? ऑनलाइन गेमिंग, अभी आपको हाई टेक सिस्टम रखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ हाई एंड गुड इंटरनेट, कि आपके पास एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट हो और एक नॉर्मल सा कंप्यूटर या लैपटॉप हो, और आप ये कहते हो कि मैं स्टोरेज भी थर्ड पार्टी की यूज़ करूँगा, जो उसमें सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं गेमिंग खेलने के लिए या वो टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो भी थर्ड पार्टी की होगी। मुझे जस्ट एक्सेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो चाहिए। इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो अभी डिटेल में मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो मैं अभी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन से पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि ऑनलाइन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह चलता है। आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ABC लिमिटेड है, ये हमारे पास एक कंपनी है और पहले इसके पास से 10 एम्प्लॉयज़। अभी इसकी जो सेल्स हैं या रेवेन्यू है वो शूट कर गया, जिस तरह हम हालात चल रहे हैं, उसका कोई मेडिकल का काम था तो काम अच्छा चल रहा है उसका, तो वो कहता है कि अभी मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ा दूँ। जब उसके पास पहले 10 एम्प्लॉयज़ थे ऑफिस में, सोचिए कि उसके पास जो भी कंपनी का डाटा था उसको मैनेज करने में, उसको मैनेज करने में, ये ज़रा बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, मैनेज करने में, स्टोर करने में, उसके बैकअप को मेंटेन करने में, उसकी जो भी उसके मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं एक्सपेंसेस, वो करने में उसको कितने एक्सपेंसेस आ रहे थे। और अभी वो ये कह रहा है कि मुझे अभी 10 से 100 एम्प्लॉयज़ पे जाना है।
तो यहाँ पे उसको डिसीजन मेकिंग करनी है कि मुझे क्या करना होगा। अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हाईटेक लैपटॉप या कंप्यूटर अरेंज करने पड़ेंगे, मुझे एक दो सर्वर मेंटेन करने पड़ेंगे, कोई अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, एक अच्छी खासी उसकी कॉस्ट आ रही होगी। बट उसके पास एक और ऑप्शन भी है, वो कौन सा कि ये वाली सारी सर्विसेज वो आउटसोर्स कर दे। कैसे आउटसोर्स कर सकता है देखते हैं। एक कंपनी उसके पास आती है, वो उसको ऑप्शन देती है कि देखें आपके पास अभी हैं 10 एम्प्लॉयज़, कल को हैं होंगे 100 एम्प्लॉयज़, और कल अगर आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ते हैं, काम आपका थोड़ा कम होता है, 50 एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जाते हैं, तो जो आप कॉस्ट लगाएंगे स्टोरेज पे, डाटा पे, सर्वर पे, वो आपकी कल को ज़ाया हो सकती है। तो हम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, एक ऑफ़र देते हैं कि अभी आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट आपके जितने यूज़र्स हैं पर यूज़र आप हमें एक नॉमिनल सी अमाउंट पे करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाटा को मैनेज कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, बैकअप कैसे मेंटेन करने हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। कल को आपके 100 एम्प्लॉयज़ हों, आप जो है ना अपना पर यूज़र बढ़ा दें। कल को आपके एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, जितने आपके यूज़र उस टाइम होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान चेंज हो सकता है। तो उसको ये बात समझ आती है कि इसमें मेरी जो कॉस्ट है ना वो भी बढ़ रही है। इसमें सिर्फ कॉस्ट का एलिमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं कि इसमें सेफ्टी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। वो किस तरह कि अक्सर हम ये लोग समझते हैं कि अगर हम ये वाली सारी चीज़ें, अपना जो कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, कि हमारे ऑडिट में भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक कंपनी ने 5 साल तक अपना डाटा जो है वो रखना होता है। कुछ कंपनीज हैं जिनमें 10 साल की भी एक लिमिटेशन है कि 10 साल तक उन्होंने अपना डाटे को अरेंज और मेंटेन करना होता है एक सेफ़ फॉर्म में। तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जो भी डाटा होगा उसकी सेफ्टी की, जब हम थर्ड पार्टी को दे रहे हैं तो वो कितना सेफ़ होगा। देखें, जब भी आप अपने प्रेमिसेस में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेमिसेस में डाटे को मैनेज कर रही होगी तो उसके ऊपर थ्रेट्स क्या होंगे। वो फायर में आ सकता है, ठीक है, उसको आग लग सकती है, और उसके अलावा वो डाटा लॉस हो सकता है, सिस्टम करप्ट हो सकता है। उसके पास सर्वर एक होगा या 2 होंगे सर्वर, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात ये है, जो अभी ये फैसिलिटी हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर है, इस तरह की काफ़ी सारी, ड्रॉप बॉक्स है, इस तरह की काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, क्या होगा, डाटा किस तरह हमारा ज़्यादा सिक्योर है थर्ड पार्टी के पास। उनके पास एक सर्वर नहीं होता, उनके पास बेशुमार सर्वर होते हैं, सैकड़ों सर्वर्स होते हैं। अगर आपका एक डाटा किसी एक सर्वर पे लॉस होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका जो बैकअप है वो मेंटेन ऑटोमेटिकली हो रहा है और वो दूसरे सर्वर पे शिफ्ट हो जाएगा। आपको परेशानी का, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा डाटा लॉस हुआ और फिर रिकवर भी हो गया। तो एक टाइम में आपका डाटा एक से ज़्यादा सर्वर पे होता है, उसकी जो सिक्योरिटी है वो मैनुअली भी और इंक्रिप्शन के ज़रिए एक हैवी सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं अपने अकाउंटिंग के बारे में। ये तो मैंने आपको ज़रा एक तरीकाकार बता दिया कि उसको कॉस्ट एफिशिएंटली भी पड़ता है और बाकी भी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये है जी वो क्लाउड, और ये है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास ये सिस्टम्स हैं। इसके थ्रू हम अपने डाटे को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, एनी टाइम, रियल टाइम में अपने डाटे को एक्सेस मिलती है। अभी जो स्टोरेज की बात मैं कर रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि ये जो कंपनीज हैं ये सिर्फ स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं और आपको एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। जिस तरह अभी मैं आपको आगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा, उसमें आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ऐप्स प्रोवाइड कर रही होती है, अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सेस प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। और आप अपने रियल टाइम में डाटे को एक्सेस कर रहे होते हो। और इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और बात बता दूं कि लेट्स सपोज आप ये कहते हो कि मेरी ये कंपनी का डाटा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या कोई भी लेजर्स हैं, मैंने अपने जो कंसल्टेंट है उसको प्रोवाइड करने हैं, तो आपने अभी फिज़िकली उसको देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट उसको एक्सेस देनी है और इजीली उसको एक्सेस मिल जाएगी। वो जिस कंट्री में बैठा है, जिस सिटी में बैठा है, वो इजीली उस डाटे को रियल टाइम एक्सेस कर सकता है। देखिए टाइम कितना मैनेजमेंट हो रहा है, टाइम कितना कम हमारा इसमें लग रहा है। और इसके अलावा अगर उसके कोई वेंडर्स हैं, कोई सप्लायर्स हैं और इसी तरीके से कोई बैंक्स हैं, उसके ईच एंड एवरीथिंग इंटीग्रेटेड है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑनलाइन अकाउंटिंग में। मैं अपनी बात को ज़रा यहाँ पे समराइज़ करता हूँ। ऑनलाइन अकाउंटिंग में ना सिर्फ आपको स्टोरेज मिल रही है,
आपको जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे अपना डाटा आपने एंटर करना है, मैनेज करना है, वो आपके एम्प्लॉयज़ के मुताबिक जितने आपके यूज़र्स हैं लॉगिन पासवर्ड के ज़रिए उनको एक्सेस दी जाती है। चाहे वो 100 हैं, 500 हैं, वो टाइमली आप प्लान चेंज कर सकते हो। आपका डाटा मैनेज हो रहा है, आपको एक्सेस मिल रही है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की इन नॉमिनल फ़ी। अगर आप वही अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करवाते हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा हम थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं पाकिस्तान का और आउटसाइड पाकिस्तान का। आउटसाइड पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस तरह काम कर रही होती हैं। देखिए, एक स्टडी के मुताबिक हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन अकाउंटिंग को यूज़ कर रही हैं, इसके ऊपर काम कर रही हैं, उनकी जो कस्टमर्स हैं या उनकी जो सेल्स रेवेन्यू 5 टाइम्स ग्रेटर है उनसे जो ये सर्विसेज नहीं ले रहे। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ज़रूर लें। देखिए, इसमें फ़ायदे क्या हैं। डाटा की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थर्ड पार्टी के पास चली गई। अभी ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेन गोल्स पे फोकस कर सकती है कि हमने किस तरह अपने कस्टमर्स को और ज़्यादा बेहतर सर्विसेज देनी है या अपनी प्रोडक्ट को किस तरह ज़्यादा बेहतर करना है। इसमें ये बड़े बेनिफिट्स होते हैं। अभी मैं आपको बात कर लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं या कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमें ऑनलाइन अकाउंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ये आपके सामने एक कुछ ये लिस्ट आ रही है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सैप है। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। सैप B1 स्मॉल एंड मीडियम स्केल की ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। सैप A1 बड़े स्केल की ऑर्गेनाइजेशन इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करती हैं। और ये सारी सर्विसेज जो मैंने आपको बताई सैप आपको ये प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से क्विक बुक्स है, बहुत ईजी टू यूज़ है और तकरीबन स्मॉल एंड मीडियम स्केल्स के लिए ये बहुत ही ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है और पाकिस्तान में ये बहुत यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट हैं। इसमें एक डेस्कटॉप वर्जन आता है और एक ऑनलाइन वर्जन आता है। डेस्कटॉप में ये होता है कि आपका जो डाटा है वो आप खुद मैनेज कर रहे होते हो। सिर्फ आपको ये सॉफ्टवेयर मिलता है कि आप अपना डाटा एंटर करो, उससे जो है ना आप फ़ायदे लो, एनालाइज करो, रिपोर्ट करो, ईच एंड एवरीथिंग इसमें आपको ऑप्शंस होते हैं। बट ऑनलाइन में क्या होता है, आपको स्टोरेज, आपको सारी फैसिलिटीज़, अपडेशन, बैकअप्स, ईच एंड एवरीथिंग वो ऑनलाइन होती है, वो क्लाउड के ज़रिए हो रही होती है। ठीक है। और इसी तरीके से ये वेव है और ये क्लियर बुक्स हैं, फ्रेश बुक्स हैं, सेज है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, सेज है, ज़ेरो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब दुनिया बहुत इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रही है। देखिए, पाकिस्तान से बाहर तो तकरीबन सारी ऑर्गेनाइजेशंस मूव कर चुकी हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन अकाउंटिंग, बट इन पाकिस्तान अभी ये ट्रेंड कम है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह मैं अपने ऑडिट के दौरान पेप्सी को या इन जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज में गया तो वो ऑनलाइन को यूज़ कर रही हैं। उनका सारा डाटा रियल टाइम एक्सेस में है। जब उनको एक्सेस चाहिए होती है वो किसी को एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। बट उनका ये सेटअप उनका बहुत अच्छा है। बट जो हमारी स्मॉल और मीडियम स्केल की कंपनीज है वो अभी इस स्टेप में जा रही हैं, फुली अभी इस स्टेप में नहीं है। देखिए, ऑनलाइन अकाउंटिंग में जितने आपके सिस्टम्स हैं ना वो सारे इंटीग्रेट हो जाते हैं। बहुत फ़ायदा होता है, आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। जब किसी को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, ऑडिट फर्म को देनी है, अपने सप्लायर को देनी है, वेंडर को देनी है, बैंक से इन्फॉर्मेशन लेनी है, ट्रांसफ़र करनी है, आप इजीली विद इन सेकंड्स ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन अकाउंटिंग क्या होती है। और ये वाले जो सारे ऑनलाइन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं, ये अच्छा खासा इनका फ्यूचर है। तो आपको इनके बारे में देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि आप अपने आप को जो फ्यूचर है, फ्यूचर वर्ल्ड के साथ compete कर सकें। तो आज की वीडियो मैंने आपको यही बताया। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!